नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट 1 का टोटल 20 क्वेश्चन आपके साथ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर हमारे वीडियो में बने रहने के लिए इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ओके, इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। क्या है? बोल रहा है खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी। सही बात है, इस वीडियो का यही मोटिवेशनल स्पीच था। खुद पर विश्वास करो तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जो बच्चे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएंगे ना, वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे कोई से बड़ा टारगेट को पूरा करने में वो कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन पर खुद पर कॉन्फिडेंस उनको नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी के साथ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का योग का 30% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ठीक है, हम इसको इस तरह से कर देते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर। हाँ, अब मान लीजिए उनका योग का 30% है, तो योग जो है हम कितना मान लेते हैं? एक्स प्लस वाई, दो संख्या मान लिया हमने। इसका योग जो है हम टोटल कितना बोल देते हैं? 100 है। और इनका अंतर कितना बता रहा है? 30 है। अंतर क्या बोल रहा है? एक्स माइनस वाई। दो संख्या मैंने माना। आप बोलेंगे सर एक्स और वाई कहाँ से आया? तो ये संख्या एक्स और वाई मैंने मान लिया, तो एक्स प्लस वाई का जो है हमारा 30 है, क्योंकि उसमें बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके संख्याओं के योग का 30% है। जहां आपको कोई भी चीज़ प्रतिशत में देता है तो उस चीज़ को आप 100 मानने से आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने 100 माना था। यहाँ आप 200 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 150 भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 मानने से क्या होगा? आपका कैलकुलेशन भास्ट नहीं होगा। तो इसी अनुरूप से किया। तो एक्स माइनस वाई, ये दोनों का अंतर, उसका अंतर का 30% है। कितना है? 30% है। ये हमने 30 कर दिया। अब यहाँ से देखिए, हमारा ये y से y कट गया, y से y कट गया, x 2x हो गया। 2x बराबर कितना होता है? 100 और 30, 130। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा? 130। 130/2। x का मान हमारा क्या निकल कर आ गया? 65। x बराबर हमारा निकल कर आ गया 65। अब y का मान हम निकालते हैं। y का कैसे निकालेंगे? एक सेकंड देख लीजिए। सेम ऐसे ही करेंगे हम। x प्लस वाई बराबर कितना है? 100 है। x माइनस वाई बराबर आपका 30 है। जब ऐसा ही है, आपको y का मान निकालना है, तो ये प्लस माइनस का है, तो इनका दोनों का जो अंतर होता है, दोनों का अंतर कितना है? 70 है। 70 है ना, तो 2y बराबर हो जाएगा आपका 70। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 70/2। y बराबर आपका हो गया 70/2 यानी 35, 35 हो गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? x है, और छोटी संख्या क्या है? y है। तो ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो x का हमने क्या निकाल के रखा था? 65, और y का हमने क्या निकाला? 35। 65 और 35, ये कौन सा ऑप्शन में है? इसमें। अच्छा ठीक है, इसको कट जाएगा ना। हम यहाँ इसको 5 से काटते हैं तो ये 7 बार में कटेगा। अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा। तो 13:7, 13:7, ये ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3 है। ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्या है कि आपका सेम क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 22/2/2024 का ही क्वेश्चन पेपर ही उठाया गया है। अगला आगामी एग्जाम में क्या करता है? बस यही क्वेश्चन में सिर्फ डाटा चेंज करके आगे पीछे करके यही क्वेश्चन सेम डाल देता है। कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसलिए अगर जीडी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है बिल्कुल रामबाण साबित होगा, और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये तत्काल अभी ये करंट में पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एसएससी अपने एग्ज़ाम में कंडक्ट करा रही है, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछ रही है। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपया
क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपया है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित कितना होगा। तो साधारण ब्याज में क्या बोल रहा है, 6% वार्षिक ब्याज दर है और 2 वर्ष है। मतलब यहाँ से आपका ये हो जाएगा 6% वार्षिक ब्याज दर है, 2 वर्ष है। तो 6% दर से दो साल में आपका टोटल कितना हो गया, 12% बढ़ जाएगा। तो 12% का जो वैल्यू दे रखा है हमको, वो कितना दे रखा है, 960। देखिए कॉन्सेप्ट को इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को 12% का वैल्यू हमको दे रखा है, कितना, 960 दे रखा है। और कोई भी प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। हम 100% का पहले मान निकाल लेंगे। तो अगर 12% का वैल्यू दिया है 960, तो 100% का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 960 बटा 12 गुने 100, यही तो होगा। जस्ट अब इसको कर देते हैं 12 8 96, 8 बार में ये 0 यहाँ लग गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना के लिए हम 100, ये 80 रख दिए, 80 को 100 से गुना करेंगे तो वहाँ 00 चिपका देंगे। मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ये हमारा मूलधन निकल कर आया। क्या निकल कर आया, मूलधन। प्रिंसिपल आप क्या पूछ रहा है कि समान अवधि और समान ब्याज दर पर, मतलब समान अवधि मतलब 2 साल है, ब्याज दर वही 6% रहेगा। धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं। ये हमारा 8000 रुपया क्या है, मूलधन है। 2 साल के लिए बोल रहा है, चलो झुमका विधि लगा देते हैं इसमें हम। 2 साल के लिए 6% का, तो 8000 का हमारा 6% कितना हो गया, 8000 गुने 6 बटा 100। 2 0 से 2 0 काट दिए तो 8 6 48, मतलब 480 निकल कर आ गया। आपका क्या निकल कर आ गया, 480। ये पहला साल का ब्याज हो गया। तो दूसरा साल का भी ब्याज आपका 480 हो जाएगा। अब नेक्स्ट साल क्या होगा, इस ब्याज पर आपका ब्याज लगेगा, यही इसी को तो नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 480 का 6%। अब देख लीजिए 480, आप यहाँ कर दीजिए 480 गुने 6 बटा 100। अगर 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 48 गुने 6 को भागा 10 से कर देंगे। 48 गुने 6, 8 6 48 के 8, बाक़ियत में 4, 8 6 48 के 8, बाक़ियत में 4, 6 6 24, 25 26 27 28, कितना हुआ, 288। अगर इसको 10 से भागा करेंगे तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। मतलब आपका क्या आ जाएगा, 28.8, 28.8। ये आपका टोटल आ गया CI। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब वही तो हमसे पूछ रहा था, तो हम उसी को जोड़ देंगे। पहले साल का ब्याज हमारा 480, दूसरे साल का ब्याज हमारा 480, और दूसरे साल का ब्याज पर ब्याज हमारा कितना हो रहा है, 28.8। तो ये हम 8 लिख दिया, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट दे दिया। ये 8 हमने यहाँ लिख दिया। 8 8 16 और 2 18, 18 के 8, बाक़ियत में 1, 4 4 8 और 1 9, 988 रुपया 80 पैसा। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा 988 रुपया 80 पैसा जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में मिलेगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला हर वीडियो इस तरह आपके पास पहुंचता रहे। ओके, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि किसी वस्तु को 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई छूट न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 50% के छूट देने के बाद भी 50% का बोल रहा है लाभ होता है। अगर वस्तु पर कोई छूट न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस और आपका मार्क प्राइस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में एक रिलेशन होता है। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक
लॉस, कुछ भी हो सकता है। और हर बार प्रॉफिट तो नहीं होगा, कभी तो लॉस हो जाएगा। तो जब लॉस होगा तो माइनस लगेगा, और जब प्रॉफिट होगा तो प्लस लगेगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु के 50% छूट देने के बाद, अब यहाँ 100 माइनस 50 डिस्काउंट कितना है 50%, तो 50 मैंने कर दिया। 50% के छूट देने के बाद वस्तु पर छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 50% का। तो यहाँ प्रॉफिट क्या हो गया? 100 प्लस 50 कर दिए। अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 100 में 50 गया तो आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका मार्क प्राइस? 100 प्लस 50 ये 150 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है? यदि वस्तु पर कोई छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अगर वस्तु पर कोई छूट न दिया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? तो छूट तो ये अब यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत कितना है। ये 50 का सामान को कितने में बेच रहा है? 150 में बेच रहा है ना? तो कितने का लाभ हो रहा है? 100 का लाभ हो रहा है। 100 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है? 100 का लाभ हो रहा है 50 पर लाभ हो रहा है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ इसको इस तरह से कर दीजिए, 50 एक का 50 दूनी, 2 गुने 100 बराबर क्या होगा? 200%। कितने का लाभ होगा? 200% का लाभ होगा। अगर कोई डिस्काउंट, कोई छूट नहीं देगा तो 200% का लाभ होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। इसके साथ देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एडवांस मैथ का, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज ये हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। इसका ये एक विकर्ण जो है 64 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले गए, ये 64 सेंटीमीटर, ये इधर लंबा होता है, ये 48 सेंटीमीटर का है। कितना है? ये 48 सेंटीमीटर का है, और ये जो है 64 सेंटीमीटर का है विकर्ण। अब समचतुर्भुज का परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का देखिए हम कुछ जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि समचतुर्भुज की जो भुजा है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। कितना पर? 90 डिग्री पर काटता है, और 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये पूरा विकर्ण जो है 48 है, तो यहाँ भी ये आपका 24 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ये भी आपका 24 हो जाएगा। ये टोटल 64 है। ये टोटल 64 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आधा आधा काटता है, बराबर बराबर 2 बराबर हिस्सों में काटता है, तो ये भी आपका 32 हो जाएगा। इधर भी आपका क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर से ध्यान थोड़ा सा हटाइए, अब इस त्रिभुज में आ जाइए, सिर्फ मात्र इस त्रिभुज में आ जाइए। यहाँ आप एक त्रिभुज में आ गए, ये त्रिभुज आ गए, यहाँ इसका नाम ओ रख दीजिए। तो अब त्रिभुज आ जाइए BOD। क्या आ जाएगा? त्रिभुज BOD में। BOD में आ गए ना आप, तो आपका एक देखिए, एक भुजा आपका 32 है, एक भुजा आपका क्या है? 32 है, एक भुजा आपका 24 है। ये भुजा आपको ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण होगा ना, ये भुजा आपका क्या होगा? विकर्ण होगा। तो ये आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम ठीक है, इसमें क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या है? जब भी आपको जो है विकर्ण का स्क्वायर निकालना है, मतलब तो आप क्या करते हैं? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो करते हैं ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 32 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम ऐसे ही तो लगाते हैं। फिर आगे आपका क्या हो जाएगा? 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1024 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1024। छोटा मोटा स्क्वायर जो है आप याद रखा कीजिए। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576 हो जाता है। 576 576 हो जाता है। अब इसको इस तरह से कर लीजिए, अब दोनों का इसको जोड़ दीजिए। 6 और 4 10 के 0, 7 और 2 9 और 1 बकिया 10, 10 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5
जीरो के जीरो, तो ये एक बकिया था तो ये 6 हो जाएगा, एक के एक हो एक, ये कितना आ गया आपका 1600। अगर पूरा 1600 है तो इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का है। तो अब स्पष्ट पता चल रहा है कि विकर्ण जो है एक भुजा ये 40 है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, जो चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप हम क्या करेंगे, 40 गुने 4, 40 गुने 4 मतलब 4 चक 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर था। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपया है, मतलब 50% जो है वो 50% का वैल्यू कितना है, 25 रुपया है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं 50, देखिए यहाँ क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि जो है कितना रुपये का हुआ, प्रतिशत में 50% का हुआ, 50% का हुआ, रुपये में कितना हुआ, 25 रुपये का हुआ। तो यहाँ जो है 50% का वैल्यू कितना है, 25 रुपया है। तो हमको वो अमाउंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको वो अमाउंट हमने x मान लिया, x का 50%, देखिए नॉर्मली कितना नॉर्मल में हो जाएगा आपका 50% बराबर क्या होगा, 25 रुपया हो गया। x देख के बच्चे भागिएगा नहीं, उतना बड़ा कोई x नहीं है इसमें, नॉर्मली है, ये आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। x का 50% बराबर क्या हो गया, 25 रुपया हो गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, x गुने 50 बटे में क्या कर देंगे 100, प्रतिशत है ना, प्रतिशत है इसलिए प्रतिशत को हम 100 ही करेंगे। अब यहाँ क्या कर देते हैं हम, 25/1 कर देते हैं, ये आपस में केचिया गुना कर दीजिए। तो अगर में आपस में केचिया गुना कर देंगे तो 100 गुना 25 क्या करेंगे, 100 गुना 25/50, ये x का मान आपका निकल कर आ जाएगा। x बराबर यही होगा 50 एका 50 दूनी, तो x बराबर क्या होगा, 25 दूनी 50, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 25 गुने 2, 25 गुने 2, 25 गुने 2 बराबर आपका आ गया 50। अब यहाँ क्या पूछा, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य पूछ रहा है। अब ये तो हमारा ये गेहूं का पहला वाला मूल्य था 50 रुपया और इसमें वृद्धि कितना हुआ, 25% का वृद्धि, 25 रुपये का वृद्धि हो गया है। तो नया मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 75। इसके साथ देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए रेशियो और प्रपोर्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, MNP 3, 7 और 5 के अनुपात में है। बहुत अच्छा घुमाया है बच्चों को, 3, 5 और 7 के अनुपात में। PQ जो है 1 और 2 के अनुपात में है। तो M और Q का मान ज्ञात कीजिए, M और Q का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, हम इसको कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक बार अपने हिसाब से लिखते हैं, M, N और P का क्या रेशियो है, ये 3:7:5। अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है, एक और रेशियो हम मेरे पास दिया हुआ है, P रेशियो Q दिया हुआ है। P रेशियो Q कितना दिया हुआ है, 1:2। यहाँ हमारा P 5 दिया हुआ था, यहाँ हमारा P कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा P कितना था, 5 था। क्या था, 5 था। तो इससे कितना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। कितना गुना, 5 गुना ज़्यादा है। तो Q भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमको क्या पूछ रहा है, M और Q का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ M और Q का मान निकाल देंगे, बस निकल गया। M का मान तो हमारा दिया हुआ था 3 और Q का मान हमने निकाला है। Q का मान क्या निकाला है, Q का मान निकाला है 10। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:10 हमारा आंसर हो जाएगा, 3:10, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, x और y जो है 11 और 5 के अनुपात में है। तो ये इसमें आप पहले ये लिख लीजिए, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 11, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ देखिए x
माइनस वाई, इस तरह से दिया हुआ है ना, अनुपात दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, यही तो दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए x का मान कितना है आपका 11, इस तरह से बनाइए आप, x का मान 11, y का मान 5, इसको अनुपात में दे दीजिए, यहाँ आपने अनुपात दे दिया, ये x का मान कितना हो गया, x का मान आपका 11, y प्लस का साइन था प्लस दे दिया मैंने, वो हो गया 5। अब यहाँ देखिए 11 में 5 गया तो 6 5 11, आपका आ गया 6, और 11 और 5 16, और 6 अनुपात 16 ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 अनुपात 16, अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं, 6 अनुपात 16, हाँ, अगर कुछ कटेगा तो हम इसमें काट सकते हैं, काट देते हैं। इसका आधा कर देता हूँ 3, इसका आधा कर देता हूँ 8, 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8 है, हाँ ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 अनुपात 8 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है, एक कक्षा में कितने छात्र हैं, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो वही तो है, जो प्रत्येक छात्र की वृद्धि होगा तो वही औसत आयु में। तो इसमें तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कुछ नहीं करना था, 5 मार देना था, क्योंकि वही बोल रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो औसत आयु में कितने वर्ष की वृद्धि, ये बोनस का नंबर था, 5 नंबर ले लेना था। नहीं तो जो बच्चे अगर दिमाग उमाग खपाना चाहेंगे तो आप उसको पूरा गुना करना पड़ेगा। 30 छात्रों का जो है 30 छात्रों का जो है टोटल आयु कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी का आयु है 20 वर्ष, तो टोटल आयु इनका हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 5 वर्ष अगर बढ़ा देते हैं, इनका उम्र जो है 5 साल बढ़ा देते हैं तो 25 वर्ष हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 150 का अंतर है, 150 का अंतर है, तो वह 150 का अंतर है। अब यही है तो 150 का अंतर नहीं आप करेंगे, आप 750 को क्या करेंगे, 30 से भागा दे देंगे, 750 नहीं, हाँ आपका जो है 750 निकल कर आया है ना, तो आप इसमें से 750 को अगर 30 से भागा दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि टोटल बच्चे तो आपका 30 है ना, ये 0 0 कट गया, 3 एका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, तो ये आपका 25 निकल कर आ जाएगा। लेकिन इतना कुछ गौर नहीं करना था, सभी बच्चों का बढ़ रहा है तो मतलब उतना ही औसत में भी बढ़ेगा, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको 5 लिख ही देना था, क्योंकि समय बर्बाद करना हमारे लिए चतुराई का काम नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोल रहा है, 9, पी क्यू आर का औसत कितना है, 40 वर्ष है, पी क्यू का औसत 35 वर्ष है, क्यू आर का औसत 45 वर्ष है, क्यू का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसमें आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मांग रहा है जोड़ घटाव, उसमें नहीं मांग रहा था, इसलिए आप मोटा मोटी नहीं देने से आपके लिए ज़्यादा बेस्ट था। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यू का औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है। ये हमने पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत जो है 40 वर्ष है, तो इनका कुल जो टोटल उम्र कितना होगा, 40 गुने 3, 120 वर्ष हो जाएगा ना, 120 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, पी और क्यू का औसत जो है 35 वर्ष है, पी और क्यू का, पी प्लस क्यू का जो है औसत कितना है, 35 वर्ष है, 35 वर्ष है ना, तो इनका दोनों का जो कुल उम्र कितना हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो आर का हमारा वैल्यू निकल जाएगा, 120 में 70 गया तो 50 वर्ष, मतलब आर का उम्र कितना है, 50 वर्ष है। आर का उम्र तो हमने निकाल लिया, यहाँ क्वेश्चन में हमको आगे पूछ रहा है आर का, पी और आर का औसत 45 वर्ष है, नहीं क्यू और आर का। अब देखिए आर का वो हमने निकाल लिया 50 वर्ष, अब हमको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्यू प्लस आर का जो है उम्र जो है 45 वर्ष है, औसत 45 वर्ष है, तो ये दोनों का अगर कुल उम्र कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 साल हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा, तो हमको क्यू का उम्र निकालना है, आर का उम्र हमारा कितना है, 50 साल है, 50 साल है ना, तो अगर क्यू का उम्र निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 में से 50 घटा देंगे, तो ये हमारा क्यू का उम्र कितना आ जाएगा, क्यू का उम्र आ जाएगा 40 वर्ष। तो वही क्यू का मान पूछ रहा है, क्यू का उम्र पूछ रहा था, ये हमारा 40 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है आपसे,
एक घड़ी जो है 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि तो हुआ है भाई, 6,000 रुपये में खरीदा है, 5500 रुपये में बेचा है, तो हानि तो हुआ है। अब हानि कितने का हुआ, देखिए यही क्वेश्चन में ही हम बना देंगे। 6,000 में खरीद के अगर 5500 में बेचेगा तो आपको दिख रहा होगा क्या 500 रुपये का हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 500 का। अब 500 का हानि हो रहा है। कभी भी हानि जो होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6,000 है, क्योंकि 6,000 में इसने खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस पर हानि होता है, तो ये 6,000 का है। और प्रतिशत में पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम यहाँ प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 5 से इसको काट देंगे, 5 एका 5, 5 एका 5, इसमें 1 बच गए, 5 दूनी 10, 12 बार में। अब यहाँ आप इसको क्या करेंगे, 100 को 100/12 और काटते हैं, तो इसको आप काट दीजिए 50, ठीक है। इसको काट दीजिए 12 का आधा 6। अब यहाँ भी काटेंगे तो इसको कर दीजिए 25, ये कर दीजिए आप 3। अब आपका क्या निकल कर आ गया, 25/3, तो 3 8 24, मतलब 8.33, 3 8 24 है ना, 3 8 24, 8.1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.33% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 8.33%, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 क्या है, HCF का क्वेश्चन है। HCF का अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या बोल रहा है, 258, फिर आपका क्या है 301। अब वो आगे क्या है 387। इसका HCF पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर निकालते हैं। 301 और 257, 301 और ये क्या है 258। 10 1 11, 11 में 8 गया तो कितना बच गया 3। यहाँ से आप क्या गया, 1 चला गया, 9 9 में 5 गया तो आपका क्या बच गया, 4 बच गया। ये आपका आ गया 43। क्या आ गया 43। अब यहाँ देखिए 301 और 387 के बीच कितना का अंतर है, 387 और 301। 7 में 1 गया तो 6 बच गया, 8 में 8 का 8 आपका उतर गया, ये 3 घट गया, 86। क्या आ गया आपका 86। अब इन दोनों के बीच भी अंतर एक बार देख लीजिए, 86 - 43, 86 - 43, आपका 6 में 3 गया तो बच गया आपका 3, 8 में 4 गया तो आपका 4, तो ये आपका 43। अब यहाँ देखिए 43 ही आपका HCF है, क्योंकि 43 से 258 भी आपका पूरा कट रहा है, 301 भी कट रहा है, 287 भी कट रहा है, तो 43 ही आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या तीनों को काट रही है। 43 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है, तो अमर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखिएगा हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अमर, इधर क्या लिख देंगे सचिन, ये हो गया ना सचिन। अब देखिए क्वेश्चन से हम जाते हैं, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। मान लीजिए सचिन जो है 100% काम करता है, तो अमर जो है 110% इसकी कुशलता है, 110% अधिक काम करता है। ये इनका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी हो गया मतलब क्षमता हो गया, काम करने का क्षमता। अगर सचिन का 100 का क्षमता है तो अमर का 110 का क्षमता है। अब देखिए, अब ये हो गया क्षमता। अब यहाँ टाइम, समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। अब देखिए क्षमता जो है, कार्य का क्षमता जो है, उसका टाइम जो है, उनका रिलेशन बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम करता है, जो ज़्यादा काम करता है उसका काम जल्दी ख़त्म होगा, जो कम काम करता है उसका काम देरी से ख़त्म होगा। अब सचिन 100 काम करता था तो उसका काम देरी से ख़त्म होगा, क्योंकि अमर जो है वो 110 काम करता है, ज़्यादा काम करता है, तो उसका काम जल्दी ख़त्म होगा। इसलिए अमर जो है 110 के रफ्तार से काम करता है, तो ये काम को 100 दिन में ही ख़त्म कर देगा। और सचिन जो है 100 की रफ्तार से काम करता है, तो इसको 110 दिन लग जाएगा। यही अपोजिट रिलेशन इनका होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम, इसको अगर काट देते हैं,
क्योंकि ये रेशियो में है, तो जो रेशियो में है तो जो कटता है उसको आप काट सकते हैं। 10 से अगर काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा। अब यहाँ से देखिए आप आगे क्या बोल रहा है, सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में कर सकता है। ये सचिन जो है हमारे अनुसार से ये 11 दिन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 11 दिन नहीं, कितना दिन है, 44 दिन में काम खत्म कर रहा है। इसे कितना गुना है, 4 गुना ज़्यादा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अमर अकेले उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो अमर भी इससे 4 गुना ज़्यादा क्या करेंगे, 4 गुना ज़्यादा, मतलब 10 चौके 40 दिन में जो है ये काम को ख़त्म कर देगा। कितना दिन में, 40 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, अधिक किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है, 3900 रुपया है, तो उस वस्तु पर छूट कितनी है। ठीक है, छूट कितना है हम निकाल देते हैं। छूट प्रतिशत देखिए, अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है हमारा, मार्क प्राइस जो है हमारा, ये हमारा हो गया मार्क प्राइस, और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, मार्क प्राइस हमारा 4500 रुपया हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 3900 रुपया। अब ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 600 रुपये का अंतर है, 600 रुपये का अंतर था। छूट पूछ रहा है, छूट कितना है, तो छूट तो किस में, छूट जो है हमारा कितना का छूट दिया हुआ, 600 रुपये का ही दिया हुआ, कुछ करना ही नहीं था, वही हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन 600 रुपया होना चाहिए, 650। हाँ, ये कोई ऑप्शन इसमें से गलत दिया है, ये ऑप्शन टाइपिंग एरर है, ये 650 नहीं, ये क्या है हमारा 600 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ 13। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1782 रुपया होता है। यदि उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा। अब अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 3 का वैल्यू जो है, देखिए इसमें ज़्यादा चकमा खाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लीजिए, क्या फिर दोबारा पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1782 रुपया है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो कुछ नहीं करना था, इसमें से जो है परसेंटेज का ही क्वेश्चन आपको देखिए, 3 साल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1782, और 10 साल का ही वैल्यू पूछ रहा था आपसे, कुछ करना ही नहीं था इसमें। 3 साल का वैल्यू दे दिया है 1782, अब पूछ रहा है 10 साल में कितना हो जाएगा। 10 साल में हो जाएगा भैया 1782 बटे 3 गुने 10, यही तो 10 साल में होगा। अभी 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 2 बच गया, 2 पर 8 28, तो 3 9 27, 9 27, हाँ 9 बार में गया 27, 1 बच गया, 1 पर 2 12 होता, 3 चौके 12, 954 क्या हो जाएगा, 594 इंटू 10। इसका आप तो जानते हैं 594 पर 10 है तो 1 0 लगा देंगे, 594 पर अगर 10 है तो 1 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 5940। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार बढ़िया से आप देखिए। इसको क्या पूछ रहा है, 0.41 दिया है, 1 के ऊपर बार है, को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए बोल रहा है। तो आप किसी भी संख्या के देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं, 0.41, ये 1 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हम जिस संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है उतना हमने 9 लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, मतलब एक ही संख्या है, तो एक यहाँ हम 0 लिखेंगे। टोटल ये संख्या कितना है, 41 है, टोटल संख्या 41 है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो ये हमने 4 को माइनस कर दिया, तो 41 में 4 गया तो कितना बच गया, 37, और ये कितना है नीचे 90। कुछ कटेगा इसमें, कुछ नहीं कटेगा,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 37/90 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो समझ में नहीं आएगा वीडियो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपको बढ़िया अच्छा से समझ में आ जाएगा। 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वो 25% के लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? अगर 30% की हानि हो रही है मतलब 70 का जो वैल्यू है, 30% मतलब क्या हो गया? 100 में 30 चला गया तो 70 ही तो बचेगा। तो यहाँ जो है 70% ही हो गया। 70 का जो वैल्यू है ये कितना दे रखा है? 28,000 दे रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कीजिए, पूरा वृत्तांत में नहीं जाना है। आप 8वीं और 9वीं की छात्र स्टूडेंट नहीं है, आपको वो कंपटीशन फाइट करना है, एसएससी क्रैक करना है। तो आप देखिए 70 का जो है 70 का वैल्यू दिया हुआ है 28,000 रुपया, क्योंकि ये 30% की हानि पर है। कोई भी चीज़ जो होता है वो क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब अपने आप में ये क्या होता है? 100% होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 25% की लाभ। अगर इस पर 25% का प्रॉफिट करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 125%। 125%। अब 70 का वैल्यू दिया हुआ 28,000, तो हमको 125 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हम 125 का वैल्यू निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 28,000 बटे जो है 70 गुने 125। जो काट पीट होता है, जो कटता पिटता है उसको आप काट दीजिए। अगर इसको हम काटेंगे तो आराम से कट जाएगा, ज़्यादा कुछ विशेष इसमें है नहीं काटने पीटने का। देखता हूँ एक बार ऐसे काट के। नॉर्मली दिख रहा है कि ये 70 से ही कट रहा है, ये नंबर आपको जो है 70 से ही कट रहा है। 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने। 7 चौके 28, 4 ये 2 0 बचा हुआ था, 4 ये 2 0 उतार दिया। अब आपका क्या हो गया? गुना ही करना था। अब गुना कर दीजिए। 125 गुने 400, तो 400 को किस लिए गुना कर? हाँ 400। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 1 4 और 1 5, ये 500 हो गया। ये डबल 0 यहाँ हमने चिपका दिया। वैसे 4 सवैया 500 होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सवैया बोल दूंगा तो थोड़ा मुश्किल में आ जाएंगे, इसलिए मैंने इस तरह से गुना कर दिया। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन। एक कार 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसे पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? तो यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है? टाइम। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होता है। अगर आपको अब टाइम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल दूरी कितना है? 150 किलोमीटर है, और चाल इनका क्या है? चाल है जो है 50 किलोमीटर है। अगर इसको काट देते हैं तो टाइम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? 3 घंटा। क्या निकल गया है? 3 घंटा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछ रहा है? 9 का डिविजिबिलिटी रूप है। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? 9 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? अंकों का योग जो है 9 से पूरा कट जाना चाहिए। अंकों का योग जो है 9 से पूरा कट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए 6 और 3 9 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, मतलब ये नहीं कट रहा है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? ये विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 9 से पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए एक नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि आगे की संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं। देखिए हम यहाँ तो नॉर्मल वे में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए चेक कर रहे हैं कि ताकि बच्चे को इस माध्यम से भी कुछ ज्ञान हो जाए। आप एग्जाम में अगर आपको पहला ही ऑप्शन आप सेटिस्फाइड कर रहा है तो आगे चेक करके समय बर्बाद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे आप देख लीजिए, 9 से 9 कट गया, 8 और 7 15 और 3 18, ये 18 9 से 2 बार में कट जाता है, मतलब ये संख्या जो है पूरा कट रहा है, पूरा 9 से कट रहा है। ये भी देखिए 7 7 14 14 और 6 20 20 और 7 27,
ये भी 9 से पूरा पूरा कट रहा है। 8 और 1 9, 5 4 9, ये भी 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर वही हमारा आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि WX, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में दिया है ये बोनस, मतलब ये सब जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम को मतलब ऐसे क्वेश्चन निकालने वाला ही बच्चा अलग और बच्चे से अलग दिखेगा मेरिट में। ये क्या है कि क्या बोल रहा है, WX मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकता है। W + X जो है एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। X और Y मिलकर कितना दिन में कर सकता है, X + Y जो है 60 दिन में कर सकता है। और WXY सभी मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकता है। W + X + Y ये तीनों मिलकर उस काम को कितना 30 दिन में कर सकते हैं। अगर ये तीनों का हमने LCM लेना शुरू कर दिया तो ये तीनों का LCM लेंगे तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12। अब क्या हमको काम किसका निकालना है, W और Y को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो W और Y का काम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए W + X + Y, बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये तीनों मिलकर रोज़ कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो X और Y कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। X और Y कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। आई उसमें W जो है W कितना काम करेगा, ये 4 काम। तो 4 में 2 चला गया तो W का कितना काम हो जाएगा, 2 काम हो जाएगा। W का काम 2 हो गया, समझ रहे हैं ना आप। अब आगे देखिए, अब आगे किसका काम निकालना, Y का काम निकालना है। Y का काम निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, W + X + Y जो है तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। W और X कितना काम कर रहा है, W और X जो है ये 3 काम कर रहा है। तो + Y बराबर ये 4। तो 3 में क्या जोड़ूं जो 4 हो जाएगा, बोलेंगे सर 1 जोड़ दीजिए। तो Y कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। W 2 काम कर रहा है, Y 1 काम कर रहा है। W और Y मिलकर दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और यहाँ टोटल काम कितना है, 120 काम है। तो वही पूछ रहा है उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, W और Y को कितना दिन लगेगा। तो टोटल काम कितना है, 120 काम है। 120 काम है ना, ये 3 के रफ्तार से कर रहा है। तो 3 चौके 12, इसको कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ये हमारा 40 दिन, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो है हाँ लास्ट क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि ये 20 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 संख्याओं का गुणनफल 1408 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 352 है, उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने बोल रहा है। तो 2 संख्याओं का, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का, ये आपको बताए होंगे फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। ये जो है हमेशा ये क्वेश्चन आता है। ये 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में है, इसलिए भी इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। यह हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है 1 से 2 आ रहा है। तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है, 1408 दिया हुआ है। और ये आपका LCM कितना दिया हुआ है, 352 दिया हुआ है, 352 दिया हुआ है। आपको HCF जो है निकालने बोल रहा है, HCF जो है आपको निकालने बोल रहा है। अगर 352 को आप देखिए, स्पष्ट देखने से पता चल रहा है कि 352 दुका को क्या वर्ग पढ़ेंगे जो 8 आएगा, दुका 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8, मतलब 4 बार में। तो हम नॉर्मली इकाई अंक पकड़कर 352 को अगर 4 से गुना करके एक बार देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 5 चौके 20 के 0, 4 तिया 12 और 2 14, ये 1408 आ रहा है, मतलब 4 बार में कट रहा है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हमारा 4 जो है आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। इसी के साथ ये जो है पूरा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके ही रखिए ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहेगा। और आने वाला समय में टॉपिक वाइज भी क्लास चलेगा और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ओनली मैथ का ही क्लास चलेगा।
ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।